गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाइयों, सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एयरफोर्स का मॉक टेस्ट 2 लेके जा रहा हूँ। पहला करा चुके हैं, तो जिनके पास नहीं पहुँचा है तो अपने दोस्तों को फटाक से शेयर करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो आज का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन रखा है वो सिनोनिम का है। और सिनोनिम में आप जैसे देखेंगे तो एक मीनिंग लिखी है क्लीमेंट। तो व्हाट इज़ क्लीमेंट? क्लीमेंट क्या होता है? याद रखने का छोटा सा तरीका, एक मीनिंग होता है क्लीमेंसी। तो क्लीमेंसी का मतलब क्या होता है? दया। ठीक है, मर्सी आपको पता होगा। ठीक है, तो दया, दया, ठीक है, CID वाला नहीं, ये दया, समझ रहे हैं ना? तो क्लीमेंट। अब क्लीमेंसी NCY मतलब नाउन और क्लीमेंट एंटी दिख रहा है। यूजुअली जिनमें एंटी दिखता है वो एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया दयावान। क्लियर? इसी से एक वर्ड और याद रखना है बेटा, क्या होता है? इनक्लीमेंट। इनक्लीमेंट, ठीक है। अब इनक्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बेदर्द, दया जिसको ना हो। तो यहाँ ऑप्शन आप देखने के हैं। हार्श मतलब होता है बेटा क्या? कठोर। हार्श हो या सेवर हो, इनका मतलब क्या होता है? कठोर। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। और अगर आ जाए स्पेंड थ्रिफ्ट तो ये होता है फिजूल खर्ची, इसका एंटोनिम्स होता है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा होगा? लीनियंट। लीनियंट का मतलब भी क्या होता है? दया, दयावान। ठीक है, चलिए, लीनियंट होता है दयावान। इसके लिए एक मीनिंग और होता है एक्सोरेबल। एक्सोरेबल। एक्सोरेबल का मतलब बच्चा याद रखिएगा कि लीनियंट वो व्यक्ति होता है जो किसी की बात मान लेता है, दयावान होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सोरेबल। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओगे आप। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है कोलोजल। तो कोलोजल का मतलब क्या होता है? कोलोजल का मतलब विशालकाय। विशालकाय, कोलोजल। ठीक है, अब आ जाओगे गिगेंटिक। आपको पता होगा गिगेंटिक भी क्या होता है? विशालकाय। ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट। एक मीनिंग और याद रखना, इनॉर्मस। क्या होता है? इनॉर्मस। या एक मीनिंग आपने एक नाम सुना होगा, टाइटेनिक। तो टाइटेनिक का मतलब भी क्या होता है? विशालकाय। और इसी टाइटेनिक के मीनिंग के आधार पर टाइटेनिक जहाज जो शिप डूबा था ना, उसका नाम रखा गया है। आ जाओगे, अगला मीनिंग है गॉर्जियस। गॉर्जियस आप सबको पता है, सुंदर। ठीक है, कमेंट तो मारते ही होगे। खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग क्या है? वाइब्रेंट। वाइब्रेंट मतलब क्या होता है? जोशीला। वाइब्रेंट मतलब जोशीला। अब इसके सिनोनिम की बात समझोगे तो लास्ट में एक वीडियो में बताया भी था, एजिल या विव, एक रूट वर्ड बताया था। विव मतलब क्या होती है? ऊर्जा। तो इससे मीनिंग बना हुआ है विगोरस। ठीक है, विगोरस और विवेशियस। तो ये जितने मीनिंग होते हैं कैसे होते हैं? जोशीला। आगे आ जाओगे, एक प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, उसके लिए मीनिंग क्या आता है? इम्प्लॉजिबल। अगली एक मीनिंग और समझ लेते हैं इसी के साथ। एक होता है मीनिंग अनलाइकली। वैसे तो लाइक का मतलब पसंद करना, लेकिन अनलाइकली अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब भी क्या होता है? जिस पर विश्वास ना हो, या जिसके लिए हम लोग मीनिंग पूछ सकते हैं इम्पॉसिबल, तो उनके लिए इम्प्लॉजिबल या अनलाइकली। बढ़ते हैं हम लोग अगले वर्ड पर। अगला वर्ड क्या है? एंटोनिम्स का है। और एंटोनिम्स में आ जाओगे, जो पहला मीनिंग है वो है आपका कौन सा? लेटेंट। अब लेटेंट का मतलब क्या होता है? अनकहा। अनकहा, या जिसको एक मीनिंग और बोल सकते हैं क्या? गुप्त। ठीक है, लेटेंट। अब लेटेंट के जैसे आपने देखा मीनिंग क्या लिखा है, एंटोनिम्स आपसे पूछा गया है, तो आपको समझना है इसोटेरिक, इसका मतलब भी क्या होता है? गुप्त, सिनोनिम। अकल्ट मतलब भी क्या होता है? गुप्त, सिनोनिम। आ जाओगे इम्प्लिसिट। ये एक ऐसा वर्ड है, इसको समझने के लिए दो वर्ड और एक्स्ट्रा समझाएंगे, आपको याद हो जाएगा। एक होता है मीनिंग इम्प्लीसिट और एक मीनिंग होता है एक्सप्लीसिट। अब आ जाओगे, एक मीनिंग और होता है एम्बी
अब ये एम्बी मतलब दो, तो दो अर्थ ही बात एम्बिगस होता है, और उस दो अर्थ में, क्लियर हुआ ना, कई बार आते हैं कोई ना कोई कुछ बोल रहा होता है, उसके दो मीनिंग होते हैं और अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर दो मीनिंग, जो मीनिंग दिख रहा है, जो स्पष्ट है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, और जो हिडन है, जो छिपा हुआ है, मतलब कहीं हद तक गुप्त है, उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। तो ये तीनों के तीनों, चाहे इसोटेरिक हो, चाहे अकल्ट हो, चाहे इम्प्लिसिट हो, या लेटेंट हो, इनका मतलब गुप्त या अनकहा। अब यहाँ आ जाओगे कौन सा, ओबियस, ठीक है। अब इसका मतलब याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा, ठीक है, ओबियस, स्पष्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। अगला मीनिंग क्या कह रहा है, एंटोनिम्स ऑफ इंसाइट। इंसाइट का मतलब क्या होता है, भड़काना, मतलब क्या होता है, भड़काना। अब यहाँ पे आ जाओगे, मीनिंग पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फोमेंट मतलब भड़काना, तो ये तो हो गया इसका सिनोनिम। सप्रेस मतलब दबाना, ठीक है। आ जाओगे एग्जॉर्ट मतलब प्रेरित करना या भड़काना, और आ जाओगे राउज मतलब भी क्या होता है, भड़काना। राउज का मतलब भी भड़काना, तो ये भी आपका किसी को प्रेरित करना भी हो सकता है, भड़काना भी हो सकता है। जो यहाँ आपका ऑप्शन लगना चाहिए वो आ जाएगा कौन सा, सेकेंड, क्लियर, क्योंकि इसका मतलब क्या था, दबाना। तो आपके सिनोनिम और एंटोनिम्स में 4 क्वेश्चन थे। अगले बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नरेशन का है। देखिए, जो एयरफोर्स का पेपर होता है उसमें हर चीज़ लगभग पूछी जाती, क्लॉज भी पिछली बार पूछे गए थे, तो आगे हम कोई भी जब सेट करवाएंगे उसमें क्लॉज भी और स्टार्ट कर देंगे, तो कुछ कहीं कुछ छूटता है, कहीं कुछ जोड़ा जाता है। तो आ जाते हैं अपने इस नरेशन के पॉइंट पर, तो देखते हैं क्या कह रहा है। मोहन सैड, मोहन ने कहा हुर्रा। अब हुर्रा आपको पता है, आप इतना इंटर में तो पढ़ के आए हैं या पढ़ते भी है, तो हुर्रा जैसे ही दिखता है तो उसको क्या कर देते हैं, एक्सक्लैम विद जॉय। तो जैसे ही देखा एक्सक्लैम विद जॉय, हुर्रा वाले वर्ड जो होते हैं वो तो हट जाते हैं, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा देखते हैं एक्सक्लैम विद सारो, तो हो नहीं सकता, गलत। नन ऑफ दिस, और बचा है सेकेंड। तो एक बार सेकेंड को चेक करते, क्या कह रहा है, मोहन एक्सक्लैम्ड विद जॉय। हुर्रा के लिए जॉय बिल्कुल सही, कंजक्शन दैट आएगा क्योंकि अगला सेंटेंस कंप्लीट है, बिल्कुल सही। माय फादर, मोहन के लिए हिज फादर हैड, पास्ट हैज था, हैज का हैड, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन करेक्ट, क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था, 7 नंबर। 7 क्या कह रहा है, नरेशन, आपको नरेशन हो चुका है, वॉइस चेंज करना है, पैसिव वॉइस में पहुंचा रहा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सेंटेंस हमने देखा, दे होप, उन्होंने उम्मीद की क्या, दैट कंजक्शन ही विल पास। ध्यान से समझिएगा, दे होप, ठीक है, प्रेजेंट का है एक सेंटेंस, दैट हो गया है कंजंक्शन, और ही विल पास। तो ये सेंटेंस जो है आपका कंपाउंड का है, लेकिन ये जो कंजंक्शन से, जो सॉरी कॉम्प्लेक्स का है, लेकिन ये जो जोड़ रहा है ये नाउन क्लास है। कौन सा क्लास, नाउन। नाउन मतलब क्यों, जब हमारा जो सेंटेंस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक सेंटेंस है, तो इसी को बोलते हैं नाउन क्लास। क्योंकि पता है आपको, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ठीक है, तो उसी को नाउन क्लास कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, और अगला हमने बोला आई नो, ठीक है, अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो अब राउंड द सन, अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये जो सेंटेंस था ये आपका क्या है, नाउन क्लास है। अब नाउन क्लास का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसको चेंज किया जाता है। तो दे होप था, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट में जाओगे, इट इज होप्ड, इट इज होप्ड, दैट का दैट, ही विल बी पास्ड, उसे पास कर दिया जाएगा। और अगली बात, इसका भी पैसिव बनाया जा सकता है, तो क्लियर बन सकता है ना। तो अब ऑप्शन देखते हैं, दे आर होप्ड होगा नहीं, इट इज होप्ड दैट ही विल पास, क्या लिखा, दे आर होप्ड, ठीक है, इसको होगा नहीं, तो बचे 2 ऑप्शन हमारे पास। इट इज़ होप्ड ही विल बी पास्ड, उसे पास कर दिया जाएगा, इट इज़ होप दैट ही विल पास। अब ये जो सेंटेंस था इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं,
तो आप लोग थर्ड भी गलत, फर्स्ट भी गलत, ये भी गलत, बचा कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, बाकी देखने की जरूरत नहीं थी। तो अगला सेंटेंस था हमारा, हम लोग आ गए हैं 8 पर। 7 ही तो कंप्लीट किया है ना? बिल्कुल 7। आ जाते हैं 8 नंबर। 8 नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं क्या लिखा है आपके सामने। वन हु हेट्स वुमेन। ठीक है, तो ये बेटा होता है क्या? रूट वर्ड। थोड़ा सा रूट वर्ड समझने की कोशिश कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। कभी भी आ जाए मिशो या आ जाए मिशन, इनका कीवर्ड में इनको बोलते हैं हेट। क्या बोलते हैं? हेट। इसी तरह ध्यान रखिए, कभी भी आ जाए फाइल या आ जाए फिलन या आ जाए फिलो, तो ये होते हैं क्या? लव। ठीक है, अगली बात एंड्रो। ठीक है, एंड्रो और गाइने, इसको बोलते हैं स्त्री। ठीक है, महिला, महिला के लिए, और इसको पुरुष के लिए। अब देखना ध्यान से, जैसे ही हमने क्वेश्चन समझने की कोशिश की, क्वेश्चन क्या कह रहा था? वन हु हेट वुमेन, जो व्यक्ति को घृणा करे, तो मिशो, मिशन, मिशो लगे थे तो फिलन तो प्रेम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन देखते ही गलत। अगला वर्ड क्या कह रहा था? मिसोगैमिस्ट। अब गैमी तो नहीं बोला था, क्योंकि मैंने याद रखना है कि गैमी मतलब होती है शादी। गैमी मतलब क्या होती है? शादी, तो ये भी ऑप्शन गलत। मिशो, मिशन एंड्रिस्ट ये पुरुष से है, मिसोगाइनिस्ट आपका महिला से है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? फोर्थ। क्लियर है? चलिए, छोटे छोटे वर्ड हैं और इनसे ये जो है आपको रूट वर्ड बताए हैं, इनसे बहुत सारे वर्ड आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन अगले पर। क्या कह रहा है? टू स्पीक वन सेल्फ मतलब खुद से बात करना। खुद से मतलब अपने आप से, कोई और दूसरा नहीं। तो एक मीनिंग ध्यान रखना, शोले। शोले का मतलब क्या होता है? एकांत या एक। अब इससे बहुत सारे वर्ड बने हैं, सोलेमन, सोलिलॉक्यू, जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, सोलेमन, सोलिलॉक्यू। ठीक है, और आ जाता है तो मीनिंग देखिए, सोलिलॉक्यू। अब यहाँ पर एक और रूट वर्ड है LOQUY, लॉक्यू आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? बोलना, खुद से बात करना, अपने में बात करना, उसे क्या बोलते हैं? सोलिलॉक्यू। और जो मीनिंग लिखा है आपका सेकंड ऑप्शन एक्सटेम्पोर, इसका मतलब होता है बिना तैयारी के। एक्सटेम्पोर बिना तैयारी के। तो अक्सर हम लोग पेपर देने चले जाते हैं यूनिवर्सिटी के, कैसे सुबह उठे और पहुंच गए, तो क्या हुआ? एक्सटेम्पोर। इसके लिए एक मीनिंग और आता है, सिनोनिम है इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, चलिए, आर्टिकुलेट और रेटोरिक, ये होता है वाक्पटुता। रेटोरिक मतलब क्या होता है? वाक्पटुता। और आर्टिकुलेट मतलब हो जाता है बातें बनाने में माहिर। समझ रहे हैं ना? एक मीनिंग होता है, या इसको मतलब आर्टिकुलेट होता है जो समय के अनुसार बातों को बना लेता है। ठीक है, तो इसके लिए मीनिंग लिख सकते हैं क्या? आर्टफुल। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर पहला बता ही चुके थे। ऑप्शन आगे आ जाओगे, फिलर्स के हैं, तो जल्दी से देखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं फिलर्स में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ फॉर वेरी पुअर। तो मतलब फ्यू फ्रेंड्स ही है, जो भी उसके दोस्त हैं, आर ऑल वेरी पुअर, वो सभी कैसे हैं? पुअर हैं। तो जैसे ही देखा है यहाँ क्या लिखा है? ऑल। और ऑल को दिखाने के लिए हमेशा हम द, फ्यू या द लिटिल का प्रयोग करते हैं। और अगर सम होता तो हम सम के लिए आ फ्यू या आ लिटिल का प्रयोग करते हैं। बात सबको समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? द। आ आएगा नहीं, एन आएगा नहीं, नो आर्टिकल। अगर नो आर्टिकल तब आता जब नो के बराबर आता, मतलब निगेटिव सेंटेंस। यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या था?
14 कह रहा है, 14 कह रहा है लीप ईयर। लीप ईयर मतलब जो होता है लीप ईयर है वो फॉल एवरी 4 ईयर्स। तो जैसे ही आप देखेंगे फॉल ऑन नहीं होगा, फॉल इनटू भी नहीं होगा, क्योंकि इनटू मतलब में किसी नई चीज़ में गिरना, कहीं जब परिवर्तन होता है तो दिखाते हैं फॉल इनटू। फॉल ऑन का मतलब होता है स्वास्थ्य में खराब होना, फॉल एट आएगा नहीं तो कौन सा ऑप्शन, फॉल इन। फॉल इन क्लियर हुआ। चलिए अगली बात समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओगे आप। क्वेश्चन क्या कह रहा था, आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं था। आई कुड नॉट मैं नहीं कर सकता था। अब ध्यान समझना, बट माने मैं वहाँ नहीं था लेकिन मैं सहायता नहीं कर सकता, तो ये तो सेंस ही नहीं बनेगा। येट माने मैं वहाँ नहीं था फिर भी मैं सहायता नहीं कर सकता, येट से भी सेंस नहीं। मैं वहाँ नहीं था और मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता था, कुछ हद तक बन सकता है। मैं वहाँ नहीं था फॉर, अब यहाँ पर बेटा ध्यान रखिएगा फॉर का मतलब दो होता है, एक पहला होता है के लिए, ठीक है, और ये होगा जब प्रेपोजिशन होगी, और एक होता है क्योंकि, और ये कब होगा, जब ये कंजंक्शन का काम करेगा। ध्यान रखना है, फॉर अगर कंजंक्शन है तो उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, बिल्कुल सही, यहाँ कंप्लीट सेंटेंस है तो आपका ऑप्शन कौन आएगा, फॉर। और हिंदी क्या बनेगी, आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता था क्योंकि मैं वहाँ, आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं था। तो अब क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे, अब याद रखना फॉर एक प्रेपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिमरन, ठीक है, सिमरन वेरी पोलाइट एट द मोमेंट, उस समय की बात कर रहा है। सिमरन वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज, क्योंकि सी वॉन्ट्स टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। समझ रहे हो, मतलब सिमरन की शादी वाले आए होंगे तो उस समय सिमरन कैसे बिहेव करी, बहुत पोलाइट, क्योंकि क्या कह रहा है, वॉन्ट्स टू मेक, वो अच्छा प्रभाव डालना चाह रही है। अब ध्यान से देखना है तो सेंटेंस में यहाँ प्रेजेंट है, अब आ जाओगे यहाँ भी प्रेजेंट आएगा। ये वेरी पोलाइट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए आपको बी फॉर्म लगानी पड़ती है, ठीक है। तो वॉज पास्ट में जा रहा है तो बेटा ये प्रेजेंट में, तो ये पास्ट तो होगा नहीं, हैज़ होगा नहीं, ठीक है। इज़ बीन और इज़ बिहेविंग, तो सिमरन इज़ बिहेविंग, क्लियर हुआ। इज़ के साथ बीन कभी आता नहीं, ऑप्शन गलत हुआ। तो सिमरन इज़ बिहेविंग वेरी पोलाइट, सिमरन बहुत अच्छा, ठीक है, पोलाइट बन रही थी या बिहेव कर रही थी, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। आते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन फिलर का एक और क्वेश्चन है जो लास्ट था। क्या कह रहा था, द चेयरमैन इज इल, चेयरमैन कैसे हैं, बीमार हैं, ठीक है। वी शैल हैव टू, हमें करना होगा, वी शैल हैव टू, ठीक है, मीटिंग फॉर अ फ्यू डे। अब फॉर अ फ्यू डे मतलब पोस्टपोन करनी पड़ेगी, टालनी पड़ेगी, और टालने के लिए याद रखना है एक मीनिंग होता है डिफर। अब ये डिफर वो अंतर वाला नहीं है क्योंकि वो होता है DIFFER, लेकिन ये डिफर है टालना, पोस्टपोन, और इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब और कौन सा होता है, पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब पुट के साथ डबल एफ, ना कि सिंगल एफ, जानबूझ के कंफ्यूज के लिए OF लिखा गया, पुट ऑन लिखा। पुट ऑन का मतलब होता है धारण करना। बढ़ोगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरर्स का है, जल्दी से समझिएगा फटाफट। क्या कह रहा है, सिटीजन्स, नागरिक, कैन नॉट अफोर्ड, जो नागरिक थे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बियर नहीं कर सकते हैं, क्या, टू टेक द लॉ, कि नियम को क्या करें, हाथ में लें, ठीक है, आउट ऑफ देयर हैंड। अब ध्यान रखना एक इडियम्स होता है, मुहावरा है, आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब हो कंट्रोल से बाहर। तो यदि जो सिटीजन नागरिकों ने लॉ को आउट ऑफ हैंड कर लिया है तो मतलब आउट ऑफ हैंड नागरिक नहीं, वो कानून के आउट ऑफ हैंड हो चुका है, लेकिन लोगों ने उसको इन हैंड किया है। लोगों ने क्या किया है, इन हैंड, लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। तो कहना तो चाह रहा है ना, सिटीजन कैन नॉट अफोर्ड, सिटीजन को नहीं बर्दाश्त किया सकता, टू टेक द लॉ आउट ऑफ की जगह क्या होना चाहिए था, इन हैंड, कि इन देयर हैंड। ऐसा नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है कि लोग जो हैं वो कानून को अपने हाथ में ले लें। क्लियर हुआ। तो आउट ऑफ की जगह कौन सा, इन हैंड, मतलब कौन से पार्ट में एरर है, थर्ड।
बढ़ोगे आगे, कौन सा क्वेश्चन था? 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर कह रहा है द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज। अब जैसे ही देखा डिसीज, ये डिसीज का मतलब क्या होता है? बीमार के, क्योंकि डिसीज्ड और बीमारी होती है नाउन, तो यहाँ पर डिसीज्ड आएगा नहीं। एक स्पेलिंग होती है DECEASE। अब डिसीज का मतलब होता है मरना, और डिसीज जो ये होती है, डिसीज ये होती है बीमारी। तो बीमारी तो ऑलरेडी नाउन है, वहाँ ईडी तो लगेगा नहीं। कौन सी ज़रूरत हो रही होगी? डिसीज़ की, ये मरने की। द रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड, ठीक है। थ्रेटेन टू अवेंज हिज डेथ, डेथ की ऑलरेडी बात हो रही, तो बीमारी तो है नहीं, तो डेथ के लिए आप कौन से मीनिंग पर? डिसीज़ पे जाना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट आपका है गलत। तो 16 के फर्स्ट ऑप्शन में आ जाओगे। 17 नंबर क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन कह रहा है, जैसे ही हमने देखा क्या लिखा है? ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी, सेरेमनी ओपन होने के समय, मतलब एग्जैक्ट उसी समय की बात की जा रही है। और याद रखना, जैसे ही कभी भी फिक्स टाइम आ जाए तो फिक्स टाइम की प्रपोजिशन क्या होती है? एट। आप ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल, बहुत सरल क्वेश्चंस हैं, ये सब एयरफोर्स के हैं। बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है? अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग। अक्सर लड़कों को ये लगता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। लेकिन याद रखना, अगर अकस्टम्ड टू दे दिया गया है तो अकस्टम्ड टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म आती है। तो ड्रिंकिंग बिल्कुल सही। अक्सर लोगों ने अभी तक जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो सेकंड ऑप्शन लगाया होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही था। अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी विद देयर मील्स। तो आपको दिख रहा होगा सेकंड आपने लगाया होगा, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगी? यहाँ देखिए, अमेरिकन्स, तो अमेरिकन्स हमारे सारे अमेरिकन का समूह है कि नहीं है? और यदि ऐसा कभी भी दिख जाए तो आप इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? द। तो यहाँ एरर है, कहाँ पर? अमेरिकन से पहले क्या लगा दीजिए? द। आई होप सबको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इट वॉज मी, इट वॉज मी। देखिएगा सेकंड लास्ट पे क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो जैसे ही समझेंगे इट वॉज मी, ध्यान रखना है बी की फॉर्म। बी मतलब इज, एम, आर, वॉज और वर। इनके बाद हमेशा कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव आता है, और ऑब्जेक्टिव की होती है एरर, ठीक है। तो जैसे ही देखा आपको दिख रहा है इट इज़ मी, तो मी की जगह क्या होगा? आई। अब चाहो तो इसका बेस समझ सकते हो, ये ना याद हो तो समझिए हमने लिख दिया है, हमने क्या कहा? ही इज़ हीरो। ध्यान से देखना, ही और हीरो एक ही व्यक्ति हैं। जब एक ही व्यक्ति अगर इधर सब्जेक्ट है तो उधर भी क्या होगा? सब्जेक्ट। छोटी सी बात, इसीलिए यहाँ पर इट वॉज मी की जगह क्या होगा? देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे पूरा, लेकिन जैसे ही आपको छोटी छोटी बातें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक और, ये आपको पता था, इसकी भी गारंटी ले सकते हैं। कैसे? हम लिख दिया यहाँ सेंटेंस लिखा है हु इज़ ही, और एक और लिखा है हु आर यू। ध्यान से देखेंगे हु के लिए वर्ब नहीं आ रही है, क्योंकि हु के लिए इज एक बार आर कैसे हो सकता है? क्योंकि ये है सिंगुलर और ये ही किसके लिए? हु के लिए। इसका मतलब ये दोनों एक हैं, सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर। यू यहाँ लिखा है, यू और हु एक है, मतलब दोनों सिंगुलर, ये प्लूरल हैं, और इसलिए यहाँ क्या लिखा है? आर। इस सेंटेंस को याद रखोगे, ये रूल आपको याद हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आई वॉन्डर्ड वाई आर यू। अब छोटी सी बात याद रखनी है आपको, क्या याद रखना है? अगर कभी भी प्रश्नवाचक वर्ड, ठीक है, WH वर्ड आपको सेंटेंस के मध्य में आ जाए, कहाँ आ जाए? मध्य में, ठीक है। और WH वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, तो लास्ट में प्रश्नवाचक होना चाहिए। देखिए लास्ट में प्रश्नवाचक है? बिल्कुल नहीं।
जैसे ही आपको लास्ट में प्रश्नवाचक ना दिखे तो आप समझ जाइए कि ये WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब के एरर है, सीधे सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ जो सेंटेंस होना चाहिए था आई वॉन्डर्ड वाई आर यू, आर की पोजीशन है गलत, तो आप इस आर यू की जगह क्या लिखोगे, यू आर। समझ में आया? तो ये स्पीड टेस्ट थे, ये आपका मॉक टेस्ट 2 था एयरफोर्स का, क्योंकि आगे कुछ समय बाद एयरफोर्स का एग्ज़ाम आ रहा है। तो जल्दी से पढ़ते रहिए और जो भी फार्मूले बताए हैं, जो भी इसके कॉन्सेप्ट थे, उनको दोबारा दोहरा लीजिएगा। ठीक है, तो बेटा बाय बाय।